आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के माबैन जो लड़ाई है अब वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। आपने पेशावर कोर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का खिताब सुना होगा और उसकी जो टेक अवेज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी कर डाली। अब आसिम मुनीर साहब बड़े अटल हैं अपने फैसले के ऊपर और वो कहते हैं कि 9 मई का स्याह बाब इसको दफन कर दिया जाएगा। जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इमरान खान साहब के हवाले से जो ट्वीट है, मतलब वो तो ये डीजीआईएसपीआर को मुखातिब करते हुए भी कह रहे हैं ना कि वो दोगला मुझे कह रहा है। डीजीआईएसपीआर साहब, आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से मैं पाकिस्तान की आलमी फोरम्स के ऊपर नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फिर भी एक प्रेस रिलीज दे देता है। इमरान खान साहब भी खिताब करते हैं और उसके बाद एक ट्वीट भी कर देते हैं। वो ट्वीट बड़ी मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के माबैन जो लड़ाई है अब वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। आपने पेशावर कोर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का खिताब सुना होगा और उसकी जो टेक अवेज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने भी कौम से खिताब किया और उसमें वो जो कुछ कह रहे हैं उसकी टेक अवेज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी कर डाली। अब आसिम मुनीर साहब बड़े अटल हैं अपने फैसले के ऊपर और वो कहते हैं कि 9 मई का स्याह बाब इसको दफन कर दिया जाएगा। जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इमरान खान साहब के हवाले से जो ट्वीट है, मतलब वो तो ये डीजीआईएसपीआर को मुखातिब करते हुए भी कह रहे हैं ना कि वो दोगला मुझे कह रहा है। डीजीआईएसपीआर साहब, आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से मैं पाकिस्तान की आलमी फोरम्स के ऊपर नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट आर्मी एक्ट 1952 की दफ़ा 59 और 60 के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। यानी अब तसलसल है इस लड़ाई का, ज़रा नोट कीजिएगा और डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा। आर्मी चीफ खिताब करते हैं, डीजीआईएसपीआर भी एक प्रेस रिलीज दे देता है, इमरान खान साहब भी खिताब करते हैं और उसके बाद एक ट्वीट भी कर देते हैं। वो ट्वीट बड़ी मज़ेदार है। वो ट्वीट मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि चुनाचे अब लंदन प्लान तो खुलकर सामने आ चुका है। मैं कैद में था तो तशद्दुद की आड़ में ये खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन बैठे हैं। मंसूबा अब ये है कि बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मुझे अजियत पहुंचाएं और बगावत के किसी कानून की आड़ लेकर मुझे आइंदा 10 बरस के लिए कैद कर दें। इसके बाद तहरीक इंसाफ की बची खुची क़यादत और कारकुनान को भी पूरी तरह से जकड़ लें और आखिर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी जमात पर पाबंदी लगा देंगे, जैसे उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग पर लगाई। शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दे रहे हैं। 1971 के अंदर क्या हुआ था, मुल्क दो लख्त हुआ था और किस तरह से हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीतते हैं, मानने से इनकार कर दिया जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिमायत में, यानी उसके पलड़े में अपनी हिमायत डाली जाती है और अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या हुआ कि 1971 के अंदर मुल्क दो लख्त, इधर हम उधर तुम का नारा लगा। उसको रेफर कर रहे हैं इमरान खान साहब और ये कह रहे हैं कि मैं शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचर का इस वक्त आदमी हूँ और मेरी जंग वही है जो शेख मुजीबुर रहमान की थी। अच्छा, अब ये जो 1952 के एक्ट के तहत सेक्शन 59 और 60 के तहत जो मुकदमात का इंदराज हुआ है, इसमें जो कम से कम सज़ा है ना, ये उम्र कैद की है। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सज़ाए मौत की है और फिर संसार करने की है। और फिर इन अदालतों के अंदर भी मुकदमात नहीं चलेंगे बल्कि फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। अगर आप सेक्शन 59 की बात करें तो वही सिर्फ 72 पेजेस के ऊपर है, 72 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उसके अंदर जो सिविल नौयत के मामलात हैं, जो बाहर बगावत पर उकसाने के खिलाफ जो दफ़ात हैं, उसके तहत फ़ौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई होगी और अल्टीमेटली दैट लीड्स टू दीज काइंड ऑफ सज़ाएँ। यानी उसके अंदर सज़ाए मौत भी है, उसके अंदर संसार करना भी है, उसके अंदर उम्र कैद भी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने अब जो ट्वीट की है उसमें भी वो फ़ौजी एक्ट की हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके तहत मुझे 10 साल तक कैद रखा जाएगा। मेरा बड़ा सादा सवाल है कि इमरान खान को पता कैसे चल जाता है? यानी इमरान खान को वक्त से पहले कैसे पता चल जाता है और फिर वो नैरेटिव बिल्डिंग भी करना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ है। किसका प्लान कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कामयाब होगा? ज़िल्मे खलीलज़ाद भी वहाँ से वैसे ट्वीट्स कर रहे हैं और जो अमेरिका है वो भी खुल के हिमायत में आ गया है। ऑल्दो ये कहा जा रहा है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी कि ज़िल्मे खलीलज़ाद हमारा बंदा नहीं है, वो अपने तौर पे एज एन इंडिविजुअल जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन हूबहू वही बातें जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वही ज़िल्मे खलीलज़ाद साहब भी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और कल है कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ये वही कौमी सलामती कमेटी का इजलास है जो 9 मई वाक़यात के बाद बुलाया गया था, लेकिन उसको मौखर कर दिया गया था और सिर्फ वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और बताया गया था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं हो रहा।
अब कौमी सलामती कमेटी इजलास ना होने की बुनियादी वजह ये थी कि सारी सर्विसेज चीफ्स ने बैठना था, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब साहिर शमशाद साहब ने भी होना था, अंडर वन रूफ, यानी फौज की आला क़यादत बैठी हुई होनी थी। लेकिन उस वक्त बताया जा रहा था कि बहुत सारे क्रैक्स हैं, वो जब तक क्रैक्स रहेंगे तो फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया कैसे बाहर आएगा, और अगर वो अंदर की बातें बाहर आना शुरू हो गई तो मामला बड़े ख़राब हो गए। अब ये लग रहा है कि ये जो डेज़ रहे हैं, जिसपे चीफ साहब भी काफ़ी अंडर प्रेशर रहे हैं, दबाव में रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन क्रैक्स को हील करने की, वहाँ एल्फी लगाने की भरपूर कोशिश की है। और जब ये इत्मीनान हो गया है कि अब काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हैं, तो उन्होंने कहा चलो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाते हैं और उसके ज़रिए से ना सिर्फ़ एक एलामिया जाहिर करेंगे, बल्कि ये जो फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ हैं, इनकी तौसीक भी हो जाएगी कि अब इनका करना क्या है? ये जिन-जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की है, दहशतगर्दी की है, अब अल्टीमेटली इनका क्या करना है? तो ये प्लान उन्होंने बना लिया, यानी पक्के पैरों के साथ हमने इसको अब एग्ज़ीक्यूट करना है। यानी अल्टीमेटली जो पकड़-धकड़ हो रही है आने वाले दिनों में, इसमें शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही, कमी वाक़ई होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये जो इंटरनेट की बंदिश की वजह से लोग परेशान हैं, तो आपको मज़ीद अभी परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो अभी होने जा रही हैं। और मैं आपको खबरदार कर दूँ कि ज़रा एहतियात से कदम उठाइएगा, नहीं तो फिर ना कहिएगा कि आपने बताया नहीं। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैरेलल इस वक़्त जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी बारात लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बैंड बाजा बारात लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के गेट फलांगते भी आज हमने अंसारुल इस्लाम के वर्कर्स को देखा है। अब ये जो तमाशा सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा हुआ है, या पार्लियामान के अंदर बड़ी भारी भरकम तकरीरें हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ भी तकरीर कर रहे हैं, गरज बरस रहे हैं, एहसन इकबाल भी बोल रहे हैं, शेर रहमान को भी हमने सुना, और बहुत सारे अकाबरीन पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बड़ी गर्मा-गर्म और धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं। अब 5 चीज़ें हैं, इसका सारे जो ये जो ड्रामा है या सीन है, इसके 5 टेकअवेज़ हैं, 5 चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं। नंबर 1, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 2014 के अंदर धरना दिया था, और 2014 का धरना 2013 के इंतखाबात को ना मानने की एक कड़ी थी कि जी ये इलेक्शंस जो है रिग्ड है। पहले 4 हल्के खोलने की, फिर 40 की बात हुई, और फिर 126 रोज़ का तारीखी धरना हुआ। और फिर आपको पता है कि इमरान खान साहब जब तकरीर करते थे, धरने से खिताब करते थे, तो उस वक्त पूरे मीडिया चैनल्स के ऊपर इमरान खान का खिताब दिखाया जाता था, 9 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन भी माइनस कर दिया जाता था। हूबहू जब मौलाना फजलुर रहमान तकरीर कर रहे होंगे और बाहर स्टेज सजा होगा, या मरियम नवाज़ मुखातिब होंगी, यानी पीडीएम के जो बिलावल भुट्टो मुखातिब होंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या मीडिया इन्हें दिखाएगा, या हेडलाइंस दिखाएगा, या बुलेटिन दिखाएगा? फिर बुलेटिन कोई नहीं दिखाएगा, बल्कि पूरे मीडिया का जो फुल थ्रोटल जो फोकस है वो इनकी तकरीरों के ऊपर होगा। आज सुबह से ही आप देख लें, बल्कि कल रात से ही काफिला निकल पड़ा है, अब फलां जगह पहुंच गया है, मौलाना पहुंच गए हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, अभी निकलेंगे, स्पॉट पे पहुंचेंगे, वहां पे कारकुनान से खिताब, यानी ये सारा माहौल बनना शुरू हो गया है। तो एक बात याद रखिएगा, पहला टेक अवे ये है कि मीडिया हाइप, यानी ये सारी की सारी चीजें अब पीडीएम की दिखाई जाएंगी, हुकूमत की दिखाई जाएंगी, और इमरान खान साइड को माइनस किया जाएगा। यानी कोशिश ये की जाएगी जितना एयर टाइम लिया जा सकता है उतना एयर टाइम बाय किया जाए। पहला टेक अवे है एयर टाइम। अब जो दूसरी चीज है, जब एयर टाइम आपको मिलेगा, तो कहते हैं ना कि पानी पड़ता रहे पत्थर के ऊपर, तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। जब आप बार बार ये कहेंगे कि इमरान खान फितना है, नासूर है, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, बार बार बताएंगे करप्ट है, अलकादर ट्रस्ट केस का जिक्र करेंगे, दीगर राइट लेफ्ट बातें करेंगे, आप अवाम का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, और सेकेंडली आप एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। देखिए ना, हुकूमत अपनी है, रिसोर्सेज अपने हैं, पुलिस अपनी है, इवन इस्टेब्लिशमेंट अपनी है, आप एहतजाज कर रहे हैं, यानी आपके पास वसाइल तो सारे ही हैं। तो नैरेटिव बिल्डिंग का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सेट करके आपको दे दिया जाएगा कि आइए तकरीरें करें और बयानियां बनाने की कोशिश करें। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इलेक्शंस कोई नहीं कराने। मैंने आपको बार बार कहा था कि 15 मई को भी चीफ जस्टिस कह रहे होंगे कि इलेक्शंस तो 14 मई को होंगे, और आज जो समात हुई है उसमें वो कहा 14 मई का हुक्मनामा अपनी जगह पे था, 90 डेज से तो एक दिन सवाल नहीं पैदा होता कि आगे जाया जाए। आज भी ये कह रहे हैं मंगल तक समात मुलतवी हो गई है। इलेक्शंस हमने कोई नहीं कराने, इलेक्शंस नहीं होंगे, इसका मकसद बुनियादी समझ लें कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अच्छा, अब आप जो इंपॉर्टेंट बात है चौथी, वो ये है कि कैसे नहीं होंगे। भाई बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कंटेम्प्ट लगा देगी, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगाएगी, तो अल्टीमेटली वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। लेकिन वज़ीर आज़म को घर नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्लियामान तो इस फैसले को मानेगी नहीं। जब पार्लियामान इस फैसले को नहीं मानेगी, कैबिनेट फैसले को नहीं मानेगी, वज़ीर आज़म इस फैसले को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ जो दूसरा फरीक है, यानी इमरान खान साहब, वो कहेंगे हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे आप? आपके पास तो बंदे ही नहीं होंगे, आपके बंदे तो उठाए हुए सारे आप किसके साथ एहतजाज करेंगे? और अगर आप एहतजाज के लिए निकलेंगे,
तो फिर आपका सामना किसके साथ होगा? मौलाना फजलुर रहमान के साथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान के लोग खड़े हुए हैं डंडे सोटे लेके। अब तो आपको खुला मैदान नहीं मिलेगा और फिर एस्टैब्लिशमेंट और फौज भी कह रही है कि भई अब जो निकलेगा कानून हाथ में लेगा, हम आनी हाथों से निपटेंगे। तो मामला तो बड़ा खराब हो जाएगा और फिर आमने-सामने जब आएँगे तो फिर तो होगी लड़ाई। जब लड़ाई होगी तो फिर उससे एक और नुक्ता निकलता है जो 5वां नुक्ता है और वो है इमरजेंसी। तो जब लड़ाई होगी, दंगा-फ़साद होगा, चौकों-चौराहों पे फैसले होंगे, फिर लगेगी इमरजेंसी। और फिर इमरजेंसी के अंदर सिचुएशन कैसी बनती है? वो एक ख़ास मॉडल क्रिएट किया जाएगा, टेक्नोक्रेट फॉर्म ऑफ चीज़ें और उसके अंदर जो अ अ, तूल दिया जाएगा इस मामले को तकरीबन 1 डेढ़ साल का, कोशिश की जाएगी भरपूर। इसी दौरान इमरान खान साहब वो जो एक कदावर है, कोशिश की जाएगी उसके कद में कमी वाक़ई हो। उसके फ्लेक्स को, उसके पोस्टर को फाड़ा जाए, उस पोस्टर बॉय को बिल्कुल जो है ना ज़ख्मी कर दिया जाए। और दूसरी तरफ एक नैरेटिव बिल्ड करके करते-करते अपलिफ्टिंग ऐसी हो, अभी खबरें ये आ रही हैं कि वज़ारत पेट्रोलियम से कि पेट्रोल भी ₹17 सस्ता होने जा रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता आपने आईएमएफ को आँखें दिखाना शुरू कर दी, आईएमएफ आपको दिखा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं मानते हम, रिलीफ देंगे। पॉपुलर डिसीजंस करेंगे, पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करेंगे, साल 1 लेके टाइम बाय करने के जल्दी से क्विकली कोशिश करेंगे कि आप अपने कद में इज़ाफ़ा कर लें और दूसरी जो लकीर है, उसको मिटाने की कोशिश करें, उसको कम करने की कोशिश वो होती है, नहीं होती, ये एक अलहदा बात है। किसी को माइनस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। आप पॉलिटिकली किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस वक्त सोचा यही है लोगों ने कि पॉलिटिकली इमरान खान एलिमिनेट हो जाएगा। ये करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है। जितना दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, वो उतनी इंटेंसिटी के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन अभी जो प्लान है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कल को ग्राउंड रियलिटी अगर चेंज हो जाए तो मैं कोई तोता फाल नहीं निकाल रहा, ना मैं सितारों का हाल बता रहा हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जो मौके की नब्ज़ है, वो पकड़ के मैं आपके सामने हालात रख रहा हूँ कि इस टाइम होने क्या जा रहा है। तो मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।